नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं उमेश कुमार फिर से लेकर आया हूं बहुत ही बढ़िया और नया टॉपिक। प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है ये टॉपिक। एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड मैं बताना चाह रहा हूं इसको, प्लांट फिजियोलॉजी पादपकारी की। चूँकि इसको आप साइंस भी समझ सकते हैं, बायोलॉजी भी समझ सकते हैं। और चूँकि मैं ये जो कंटेंट शेयर करने जा रहा हूँ इस टॉपिक को मैंने जो प्रिपेयर किया है एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड किया है, लेकिन फिर भी आप साइंस के जो स्टूडेंट है, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है, जो बॉटनी पढ़ते हैं, बॉटनी का हिस्सा अगर पढ़ते होंगे आप लोग, प्लांट फिजियोलॉजी से अगर परिचित हैं या पढ़ाना पसंद करते हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए काफ़ी कारगर हो सकता है। मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो और ऐसी ज्ञान से भरपूर वीडियो नए नए टॉपिक पर आपको हमेशा मिलता रहे। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत एसेंट ऑफ सेप की। उसके बाद में मैं बात करूंगा पथ ऑफ एसेंट ऑफ सेप की, अर्थात रसाकर्षण का मार्ग। रसाकर्षण क्या है उसके बारे में बात करेंगे, रसाकर्षण का मार्ग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और मैं यहाँ पर कुछ और कंटेंट एक साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे जिस आर्गन के माध्यम से रसाकर्षण की प्रक्रिया होगी उसका स्पेशल क्वालिटीज़ देखेंगे हम लोग। आप समझ रहे होंगे ये किस आर्गन की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशल क्वालिटीज़। स्पेशल क्वालिटीज़ किसका? ऑफ जाइलम। यहाँ पर मैंने एक्स लिखा है, एक्स फॉर जाइलम होता है, इसका स्पेशल क्वालिटीज़ देखेंगे हम लोग। उसके बाद में मैं बताऊंगा ये जो एसेंट ऑफ सेप होता है इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या धारणाएं हैं और क्या क्या थ्योरी है, इस पर चर्चा करेंगे। कॉन्सेप्ट और थ्योरी के बारे में मैं चर्चा करूंगा कंप्लीटली इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है आपके लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, बड़े गौर से देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए और इसका लाभ उठाइए। देखिए एसेंट ऑफ सेप के बारे में जब भी बात करते हैं तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कंटेंट मैं जो शेयर करने जा रहा हूं आपसे, ये प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि सभी एनिमल्स ऑफ प्लांट का जो बॉडी होता है कई छोटे छोटे कोष्ठ से बने हुए रहते हैं, जिसको हम लोग सेल कहते हैं। अर्थात जो सेल होता है किसी भी आर्गन की, किसी भी जंतु की, किसी भी जीवित प्राणी की, किसी भी जीवित समूह की एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। उसमें जीवित रहने के लिए कई प्रकार की लाइफ प्रोसेस या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली होते रहती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं अगर प्लांट पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, जल और लवण का अवशोषण, फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, रेस्पिरेशन जानते हैं, मेटाबॉलिज्म आपको पढ़ने को मिलेगा। ट्रांसपिरेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो के बाद में। ग्रोथ और मूवमेंट आदि होते रहती है, सब पता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपको कि इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है या प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये ऐसे जैविक पदार्थ है यहाँ पर, ऐसा बायोलॉजिकल मैटर है यहाँ पर जो समस्त प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को क्रियान्वित करती है, रेगुलेट करती है, कंट्रोल्ड करती है। समझ में आए? तो उन सारे जैविक क्रियाओं का अध्ययन या स्टडी हम बॉटनी के अंतर्गत, बॉटनी की एक शाखा के अंतर्गत करते हैं, जिसे हम प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इसी को हम प्लांट फिजियोलॉजी को शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के भी नाम से जानते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी का पहला डेफिनेशन सुन लीजिए आप। प्लांट फिजियोलॉजी वह साइंस है जिसके अंतर्गत पौधों में कंप्लीट होने वाली, संपन्न होने वाली विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो फिजियो केमिकल प्रोसेस के द्वारा संपन्न होती है का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, जितनी भी प्रकार की जैविक क्रियाएं आप जानते हैं पौधे के अंदर, लाइकेज, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, श्वसन जानते होंगे आप लोग, प्रकाश संश्लेषण जानते होंगे, चलो दो बोल दिया। जो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन होता है उसमें कई भौतिक और रासायनिक क्रियाएं एक साथ होती है, तब जाके श्वसन की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। उसका अगर हम पूरे चरण का अध्ययन करें, पूरे प्रोसेस का, प्रक्रिया का अध्ययन करें, तो प्लांट फिजियोलॉजी या पादप कार्यकी कहलाता है। क्लियर है? उसी कार्यकी का एक हिस्सा, एक नमूना मैं यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ एसेंट ऑफ सेप या रसाकर्षण के बारे में। तो जी हाँ, रसाकर्षण का मतलब होता है रसाकर्षण। आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। रस का आकर्षण, कहने का मतलब पौधों के जो जड़ होते हैं, जड़ मिट्टी में घुले हुए पानी को, मिट्टी में उपस्थित पानी को, जो केशिका जल के रूप में हो सकता है, भूमि जल के रूप में भी हो सकता है, ठीक है, और उसमें घुले हुए खनिज लवणों को एक साथ, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा होने वाले वाष्पोत्सर्जी खिंचाव के कारण, समझ लीजिए इसको, वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया होती है उसके द्वारा जो वाष्पोत्सर्जी खिंचाव उत्पन्न होता है, उसके द्वारा, उसके कारण नीचे भूमि में उपस्थित पानी ऊपर तनी की शाखा और पत्ती तक पहुंचती है।
कहने का मतलब जितने भी पानी की मात्रा ऊपर पहुंचेगी, केवल कुछ भाग वाइटल एक्टिविटीज या जैविक क्रिया में उपयोगी है। ठीक है, जैविक क्रिया का नाम मैंने पहले ही बताया है आपको। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, पौधे पर कई ऐसे प्लांट होंगे, पौधे ऐसे होंगे जो जमीन पर उगे होते हैं, कुछ गमले पर उगे होते हैं। तो पौधे पर ऊपर तक पहुंचाने के लिए जिस बल की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पर एक खिंचाव की आवश्यकता पड़ती है, वो होता है वाष्पोसर्जी खिंचाव। चूंकि वाष्पोसर्जी खिंचाव की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये बताना मैंने जरूरी समझा कि पौधे की ऊंचाई बहुत कम से बहुत ज़्यादा तक हो सकती है, मतलब अधिकतम 400 फीट तक हो सकती है। जब 400 फीट तक होती है तो जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वहां पर भी चढ़ना पड़ता है। मतलब एसेंट ऑफ सैप, क्या पेड़ का आप मैं सरल भाषा में इसको क्लियर करूं, पेड़ चाहे कितना भी लंबा हो वहां तक पानी को ऊपर चढ़ाना ही पड़ता है, ऐसा समझिए आप लोग। तो ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन में क्लियर कर देता हूं एसेंट ऑफ सैप का, कि मिट्टी से अब्जॉर्ब की हुई जल को जाइलम की वेसल्स, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मिलता है, आवृत्ति बीजी में मिलता है, और उसका ट्रैकिड्स, वाहिकाओं बोलते हैं जिसको, जो जिम्नोस्पर्मा और टेरिडोफाइट्स का क्वालिटी के अंतर्गत आता है, से गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत तने में ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। इस क्रिया को ही हम लोग एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन और ट्रांसडक्शन ऑफ वाटर कहते हैं। क्लियर है? फिर से सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो पेड़ में जो जाइलम होता है, जाइलम की वेसल्स और ट्रैकेट्स, वाहिनियां और वाहिका से गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ लगता है, लेकिन यहाँ पर विपरीत ऊपर की ओर, हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। यह कहलाता है एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसलोकेशन और ट्रांसडक्शन ऑफ सैप, या वाटर कह सकते हैं। चूंकि वाटर पहले कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे, उन ट्रैकेट्स और वाहिकाओं से होकर जिसमें खनिज लवण भी घुले रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग जाइलम सैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम सैप भी कहते हैं। जाइलम रस के नाम से जाना गया है, याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? जाइलम सैप या केवल सैप भी कह सकते हैं। ये हो गया वो वाटर का कंटेंट जिसमें कई प्रकार के मिनरल्स, खनिज लवण घुले हुए रहते हैं। क्लियर है? आपको उम्मीद करता हूं कि ये एसेंट ऑफ सैप जो शुरुआत में मैंने समझाया कंटेंट वो समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं पथ के बारे में, मार्ग के बारे में। तो मार्ग के लिए मैं थोड़ा सा ड्राड करूंगा। तो जब मार्ग हमको जानना हो और पथ देखना हो एसेंट ऑफ सैप का, तो हमको क्या करना है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जड़ के द्वारा जो ऑब्जॉर्ब की हुई जल है वो जाइलम तक पहले पहुंचता है। ठीक है ना? जड़ के द्वारा जो ऑब्जॉर्ब की हुई जड़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जड़ की स्ट्रक्चर में, एक जड़ की स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर रूट हेयर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ऐसा रूट हेयर दिखाई देगा, समझ लीजिए इसको। ठीक है, रूट हेयर। ठीक है, इसमें क्या क्या है जड़ के स्ट्रक्चर में? सबसे बाहर का क्या भाग होता है? एपिडर्मिस होता है। ठीक है, एपिडर्मिस। ठीक है, और अंदर फिर कोशिकाओं का जो समूह होगा, लेयर होगा, ये कहलाएगा कॉर्टेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर जो संरचना बनेंगी, वो यहाँ पर जो संरचना बनेंगी वो ढोलक के आकार की कोशिकाएं के रूप में होंगी, जिसको हम लोग पेरीसाइकिल कहेंगे। पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस भी मिल सकता है किसी में, फिर पेरीसाइकिल मिलेगा। पेरीसाइकिल के अंदर मिलेगा आपको जाइलम, इस प्रकार से ऐसा व्यवस्थित। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? जाइलम के बारे में बात कर रहे हैं। समझ गए? तो ये हो गया एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया पेरीसाइकिल, और ये हो गया जाइलम। यहाँ तक हमको पहुँचना है। तो ये जो मूल रूप होता है, इसमें कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, कई सूक्ष्म छिद्र होते हैं। तो भूमि में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग वाटर ड्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? वाटर ड्रॉप्स बोल रहे, पानी की बूंदे होते हैं। इसमें कई प्रकार के खनिज लवण या वाटर ड्रॉप्स प्लस मिनरल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मिनरल्स। ठीक है, ये इसमें घुले होते हैं। जड़ की रोम की सहायता से ये पहले एपिडर्मिस को आता है। एपिडर्मिस देखिए, यहाँ पर आया पानी, पानी एपिडर्मिस को क्रॉस करेगी, कॉर्टेक्स में आएगी, कॉर्टेक्स से पार करते हुए सीधा पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल से जाइलम तक आएगी। जाइलम तक पहुँच गई पानी, कहाँ तक पहुँच गई? वाटर ड्रॉप यहाँ तक आ गया, जाइलम तक पहुंच गई। जाइलम तक पहुंचने के बाद में अब क्या, अभी आपने क्या पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लग रहा है? ये जड़ है, तो जड़ में गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ लगेगा? नीचे की ओर, जड़ के आखिरी हिस्से की ओर लगेगी। जड़ के आखिरी हिस्से इधर मिलेगा आपको ना, न कि इधर। ये रोम है, उसमें पतले पतले जो एक कोशिकी मूल रोम जो पाए जाते हैं, रूट हेयर, एक कोशिकी होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। इसकी सहायता से पानी का एब्जॉर्ब किया जाता है यहाँ पर, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो ये आगे जाइलम तक पहुंचा। अब जाइलम पर आकर ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चढ़ता है। कहाँ तक जाएगा? तने की ओर जाएगा, तने से शाखा की ओर जाएगा, शाखा से पत्ती की ओर जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? इसको मैं नोट करा देता हूँ। सबसे पहले ये जाता है रूट हेयर में।
ठीक है, ये जो कंटेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ये काफ़ी पावरफुल कंटेंट है। रूट हेयर से जाएगा एपिडर्मिस में, बाह्य त्वचा बोलते हैं जिसको हम लोग, एपिडर्मिस से जाएगा कॉर्टेक्स में, वल्कुट बोलते हैं जिसको आप लोग, वल्कुट से जाएगा, कॉर्टेक्स से जाता है पेरिसाइकल में, पेरिसाइकल मृदुतकी ऊतक का बना हुआ एक समूह होता है, पेरिसाइकल में जाएगा। पेरिसाइकल के अंदर आपको मिलेगा जाइलम, क्या मिलेगा? जाइलम, यहां तक पहुंचता है। अब जाइलम से कहां पर जाएगा? ये स्टेम की ओर बढ़ेगा, तने की ओर बढ़ेगा, ठीक है, तने से जाएगा ब्रांच की ओर, शाखाओं की ओर जाएगा, शाखा से जाएगा लिप की ओर, कहाँ तक? लिप की ओर जाता है। अब लिप में जाके वो कई प्रकार की एक्टिविटीज़ को जिसको हम लोग कहते हैं वाइटल एक्टिविटीज़, ये संपन्न करती है, जैविक क्रिया करती है। जैसे एक पानी का उपयोग मैं यहाँ पर बताता हूँ, फोटोसिंथेसिस। क्या? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? फोटोसिंथेसिस करने का कार्य करती है। अब रेड पेन चलाना पड़ेगा, सॉरी। फोटोसिंथेसिस करती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान, श्वसन के दौरान पानी उपयोग कर ली जाती है। जितना पानी लेती है उसका 1% ही पानी यूज करती है, बाकी पूरे पानी को ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। याद रखिए आप लोग, ठीक है। पानी अब पहुंच गया, कहां तक पहुंचा? लिप तक पहुंचा। तो यही हो गया, वाष्पोत्सर्जन की खिंचाव के कारण, वाष्पोत्सर्जन से जो उड़ा वहां पर एक खिंचाव उत्पन्न हुआ। खिंचाव उत्पन्न होने के कारण जो पत्ती है वो नीचे से फिर से पानी खींचते जाती है, प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है और पानी ऊपर जाते जाते शाखा और पत्ती तक जाते जाती है। अब मैंने कहा था कि मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे, इसके पथ के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमको ये जानना है कि वाकई में जाइलम के द्वारा ही कंडक्शन होता है, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसडक्शन होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने अच्छी तरह से सिंचित बालसम का पौधा लिया, ठीक है। ये अगर आप गमले ऐसा कह दें आप, ये हो गया गमला, ठीक है। इस गमले में एक तना लगा हुआ है, बालसम का तना लगा हुआ है। मान लो इस गमले में जो बालसम का तना लगा हुआ था, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, ये मैं इसको ऐसा काट देता हूँ ऐसे, ये आपको गोल हिस्सा जो दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसा मैंने काट दिया। बालसम के अच्छी तरह से सिंचित पौधा था, इसको मैंने टीएस काट दिया। टीएस काट, पेन को ऐसा मैंने सीधा रखा, इसको यहाँ से ऐसा काट दिया, तो ये टीएस काट अनुप्रस्थ काट कहलाता है। मैंने काटा तो क्या होगा, तो अच्छी तरह सिंचित है। अब क्या करेंगे, इस गमले में हमको पानी डालना है सिंचाई करने के लिए, तो उस पानी में सैफरनिन का सॉल्यूशन घोल देते हैं। सैफरनिन लाल रंग का होता है, पानी भी लाल रंग का हो जाएगा। पानी लाल रंग का होगा, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी जड़ से खींचेगा और ऊपर तने तक आएगी। तो हम देखने में ये आता है कि जो अंदर का जो हिस्सा होगा, कुछ ऐसे बिंदु बिंदु में ये लाल रंग की ऐसे इसमें द्वार दिखाई देंगे, रेड कलर आपको दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? रेड कलर दिखाई देंगे, लाल रंग दिखाई देगा छोटे छोटे छिद्र के रूप में। वो छिद्र ही ये जो छिद्र होगा लाल रंग का, यही छिद्र होगा जाइलम का, ट्रैकेट्स और वेसल्स होगा, वाहिना या वाहिका हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसके माध्यम से ये पानी ऊपर पत्ती तक पहुंचता है। कल्पना करिए जहां पर जाइलम की कोशिका है, ठीक है, उसके बाहर से हम अगर तने के छाल को काट के अलग करते हैं ना, टुकड़ा करते हैं, तो वहां पर मुरझाएगा नहीं। लेकिन अगर किसी एक हिस्से से जाइलम को काट कर अलग कर देते हैं, मतलब एक ऐसे हिस्से को कट करते हैं जहां पर जाइलम है, उसको कट करते हैं, ऊपर का पूरा पौधा मुरझा जाता है। इस प्रक्रिया को रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, चारों तरफ को काटना, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। वो कैसे करते हैं, ठीक है, मान लो ये तना था, ठीक है, हमने यहाँ पर ऐसा काट के अलग कर दिया, ये इसका अंदर का भाग और ये इसका नीचे का भाग, और ये ऐसा गमले में लगा हुआ है। क्लियर है? समझ गए? ये वलयकरण प्रयोग बोलते हैं इसको, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो इससे ये पता चलता है, ये धारणा पुष्ट हो जाता है कि जल जाइलम से होकर ही प्रवाहित करती है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा स्पेशल क्वालिटीज ऑफ जाइलम की। जाइलम की बहुत सारी क्वालिटी होती है। क्या क्या क्वालिटी होती है? देखिए, क्वालिटीज ऑफ जाइलम, क्वालिटीज ऑफ जाइलम की जब भी हम लोग बात करते हैं, गुण की विशेषता की बात करते हैं, तो हमको ये पता चल गया है कि जाइलम ही जल का संवहन करती है, ऊपर तक पहुंचाती है। और जो फ्लोएम होता है, आप जान लीजिए, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो फ्लोएम जो होता है पत्ती में बने हुए खाद्य पदार्थों का विभिन्न भागों तक संवहन करता है। जाइलम नहीं करता, जाइलम सिर्फ पानी को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है, याद रखना। जाइलम की जो सेल्स होती है वो डेड होती है, मृत होती है, थिक वॉल्ड वाली होती है, याद रखना आप लोग। जाइलम की जो कोशिकाएं कैसे होती है, मृत होती है और थिक होती है, याद रखना। ये डेड सेल्स के रूप में होती है और मोटी भित्ति वाली होती है, ठीक है। ये डेड सेल मोटी भित्ति ही बहुत सारे एक्टिविटीज बता देती है इसमें। जाइलम की जो ट्रैकेट्स होती है, नल के पाइप के समान पोली अवरोध वाली होती है, पोली अवरोध रहित होती है। पोली अवरोध रहित मतलब ऐसा पिलपिले पिछपिछे नहीं होंगे, काफी ठोस होंगे, याद रखना, ठीक है। चूंकि जो जल होता है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत ऊपर चढ़ता है, इसलिए इसमें स्थित जल तनाव की स्थिति में आ जाता है, इसकी भित्ति पर जबरदस्त दबाव डालता है, ठीक है। यदि इसकी भित्ति अगर पतली होती है तो याद रखना भित्ति टूट
टूट जाएगी, इसलिए इसकी भित्ति मोटी होती है। आप समझ लीजिए, समझ में आ गया। दूसरे, चूंकि जल का चढ़ना वाष्पोत्सर्जी खिंचाव पर निर्भर करता है, वह जाइलम की जो कोशिकाएं होती है वो इनडायरेक्टली इस क्रिया से संबंधित होती है, या समझ लीजिए इसको। इसलिए मृत होते हुए भी जल के आरोहण में सहायक करती है या सहायता करती है, समझ लीजिए। ये डेड है तब भी, मृत है तब भी, और मोटी है तब भी। मोटी जो दबाव को झेलने वाली होगी, मृत हो गई तो वाष्पोत्सर्जी खिंचाव पर निर्भर करता है। मतलब ये दो जाइलम की बनावट कुछ इस प्रकार से है तो आसानी से पानी को पत्ती तक पहुंचाने में मदद करती है। क्लियर है। लेकिन फ्लोएम में एक एक्टिविटी नहीं दिखती, फ्लोएम में विशेषता नहीं है, फ्लोएम ये कार्य नहीं कर सकती। क्लियर है, समझ में आ गया। एसेंट ऑफ सेप को समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट दिए। तो कॉन्सेप्ट की थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्या क्या कॉन्सेप्ट और क्या क्या थ्योरी इसमें बनता है। कॉन्सेप्ट और थ्योरी, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी बोलते हैं हम लोग। वाइटल फोर्स थ्योरी जैव शक्तिवाद बोलते हैं। इसके अनुसार ये माना जाता है कि केवल लिविंग सेल्स ही यह कार्य संपादित करती है, लेकिन उतना मान्य नहीं है। लिविंग सेल्स मतलब जीवित कोशिकाएं ये कार्य करेगी। वाइटल मतलब ही होता है जीवित, याद रखना। किसके माध्यम से होगा? लिविंग सेल ही ये कार्य करती है, ऐसा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, इसमें फिजिकल फोर्स होता है। क्या होता है? फिजिकल फोर्स थ्योरी बोलते हैं जिसको हम लोग, फिजिकल फोर्स थ्योरी। मतलब इसके लिए कोई जीवित कोशिकाओं का यहाँ कोई काम नहीं होता, केवल भौतिक विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। एसेंट ऑफ सेप ऐसा माना गया है, मतलब फिजिकल साइंस पर आधारित है, ऐसा माना गया है। किस पर? फिजिकल साइंस पर आधारित है, ऐसा माना गया है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर दूं। वाइटल फोर्स थ्योरी जो होता है लिविंग सेल्स के माध्यम से होती है, ठीक है। इस बाद में ये बताया गया है जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, ठीक है। इस क्रिया में काफ़ी अच्छा कंटेंट यही है कि जो जीवित कोशिकाएं होती है, वाइटल सेल्स होती हैं, वो ये क्रियाएं करती है। इसलिए इस बात को हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं, जल शक्तिवाद कहते हैं। इसके अनुसार जो जल का आरोहण होता है, मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में जो पानी ऊपर चढ़ता है, पत्ती तक जाती है, वो एक बायोलॉजिकल है, एक वाइटल एक्टिविटीज है, मतलब जैविक क्रिया है, याद रखिए। इस बात को सबसे पहले सिद्ध करने का श्रेय जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करने का श्रेय जाता है सर जगदीश चंद्र बोस को। जगदीश चंद्र बोस को आपने छोटी क्लास में ये पढ़े होंगे। बोस को 1923 में इन्होंने क्या किया था, स्पंदन को इन्होंने देखा था। एक बहुत बड़े भौतिकविद थे, बायोफिजिस्ट थे। इन्होंने देखा था कि एक गैल्वेनोमीटर की सुई को पौधे के तने में अगर घुसा दिया जाए, ठीक है ना, एक गैल्वेनोमीटर की सुई को तो पौधे के तने में घुसा दिया जाए। लाइक देखिए एक एक्सपेरिमेंट, ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, धारामापी गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर एक परिपथ तैयार करते हैं हम, ये हो गया आपका परिपथ। यहाँ पर एक बैटरी लगा दी हमने, क्या लगा दी है, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इसको, ये माइनस इधर प्लस, ठीक है। ये एक हमने परिपथ तैयार कर दिया और इस परिपथ से जुड़ा हुआ यहाँ पर हम एक निडल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक निडल लगाएंगे, ठीक है। ये इस प्रकार का निडल हमने लगाया, किसमें? पौधे के तने के अंदर चुभा हुआ, ठीक है। ये जो निडल है इसमें ये केबल है, वो ऐसा गया हुआ रहता है, माने अंदर ही अंदर ये गया हुआ रहता है, ठीक है। अब इसका पकड़ने का हैंडल कह सकते हैं। ये जो इसको हम कनेक्ट करते हैं प्लांट से, ठीक है। इस जगह पर प्लांट का जो तना है स्टेम ऐसा चुभा हुआ रहता है, ऐसा, ठीक है। मैं इसको इस प्रकार से ऐसा ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। ये गमले में ऐसा लगा हुआ है तना, समझ लीजिए ये आपका गमला हो गया, ठीक है। ये गमले में लगा हुआ है। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ पर पत्तियाँ वत्ती बनी हुई है, अब बना सकते हैं। मैं पत्ती नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन बना देता हूँ एक दो, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। इधर भी पत्ती ऐसा बना सकते हैं आप, ठीक है। काफ़ी फास्ट मूवमेंट में काम करना पड़ता है, इसलिए ये देखिए, ठीक है। तो ये इसका संपर्क है पत्ती के हिस्से से रखेंगे एक तरफ को और दूसरी तरफ गैल्वेनोमीटर की सुई को चुभो देंगे। इन्होंने देखा था कि गैल्वेनोमीटर की सुई को पौधों के तने में जो घुसाया जाता है उसमें मूवमेंट होती है, मतलब ये धारामापी बताता है उसमें मूवमेंट हो रही है, ठीक है। जो मूवमेंट होती है बिना स्पंदन के संभव नहीं है, ठीक है ना। बिना स्पंदन के मतलब पल्स, इसको बोलते हैं हम लोग पल्सेटरी मूवमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? पल्सेटरी, PULSATO, पल्सेटरी मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट।
समझ में, स्पंदन गति होती है। स्पंदन गति होने के कारण ये जो सुई है वो गति करना शुरू कर देता है। जैसे हमारे हार्ट में गति होती है ना, वैसे ही गति होती है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि इस स्पंदन के कारण ही पौधे जल में पौधे का जो जल है वो ऊपर चढ़ता है, ऐसा बताया था, इस स्पंदन के कारण। इसकी कटु आलोचना किया गया स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट के द्वारा। उन्होंने देखा था कि अगर उनकी कोशिकाओं को, इस सेल्स की मतलब इस कोशिका को जहाँ पर निडल चुभा हुआ है उसको पिक्रिक एसिड से मार भी डाला जाए तब भी जल ऊपर चढ़ते जाता है, रुकता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है और संवहन के कार्य में संलग्न रहती है। इसलिए इससे स्पष्ट हो जाता है कि जीवित कोशिकाएं वास्तविक रूप से आरोहण के कार्य में मददगार होती होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। यह सिद्ध होता है कि बोस द्वारा प्रतिपादित ये जैव शक्तिवाद को अस्वीकार कर दिया गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। दूसरा आता है इसमें फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी, ये जो फिजिकल फोर्स थ्योरी है, फिजिकल फोर्स थ्योरी मतलब होता है भौतिक शक्तिवाद बोलते हैं। भौतिक शक्तिवाद में ये बताया जाता है कि जो जल का आरोहण होता है कि जैविक क्रिया नहीं है बल्कि एक भौतिक क्रिया के अंतर्गत होती है, भौतिक क्रिया के कारण होती है। और कैसे होती है उसके लिए कई वाद इसमें शामिल किए गए हैं। जैसे इसमें एक वाद आता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी थ्योरी बोलते हैं, कैपिलरी थ्योरी बोलते हैं। कैपिलरी थ्योरी कहने का मतलब होता है केशिकावाद। केशिकावाद कहने का मतलब होता है जाइलम की जो वाहिकाएं होती है और वाहिनियां होती है वो कैपिलरीज मतलब कम व्यास की नलिका के समान होती है। ठीक है ना, जिसमें पारस्परिक आकर्षण होता है। उस आकर्षण के कारण आपने देखे होंगे पतली कांच की नली को जैसे जल में डुबाते हैं, पानी कुछ ऊंचाई तक क्या हो जाता है, अब उस नलिका में चढ़ जाता है। आपने देखे होंगे, आपने ये ऑब्जर्व किए होंगे। ठीक है, ठीक वैसी संरचना होती है जाइलम की। ठीक है ना, वैसी संरचना किसकी होती है, जाइलम की होती है, मतलब कैपिलरी के समान काम करता है। तो इस बात के अनुसार कम ऊंचाई वाले पौधों में रसाकर्षण को तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई हो गया तो कैपिलरी भी वहाँ पर काम नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इस बात को भी छोड़ दिया गया। फिर नेक्स्ट बात आता है इसमें जिसको बोलते हैं हम लोग इम्बिशन थ्योरी। इम्बिबिशन थ्योरी, इम्बिबिशन जो थ्योरी है इसको बोलते हैं अंतःशोषणवाद बोलते हैं। इस बात में ऐसा बताया जाता है कि एसेंट ऑफ सेप के लिए कोशिकाओं का जो अंतःशोषण होता है, अंदर अवशोषित करने की जो प्रक्रिया होती है पानी को, उस क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि जाइलम वाहिकाओं की कोशिका गुहाओं से होकर ही रसाकर्षण करता है, दूसरी कोशिकाओं से नहीं, इसलिए ये भी थ्योरी अमान्य कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी इसमें आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी कहने का मतलब होता है कि इस बात के अनुसार जो एसेंट ऑफ सेप वाली जो प्रक्रिया है वो वायुमंडलीय दाब के कारण होती है ऐसा मानते हैं, लेकिन इस बात के द्वारा पौधों में जल केवल 30 फीट तक ही जड़ सकता है, ये पता होना चाहिए। लेकिन पौधों की ऊंचाई तो 40 फीट होती है। वायुमंडलीय प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण केवल 30 फीट तक ऊंचाई तक पानी चढ़ सकता है, लेकिन पौधे की ऊंचाई तो 400 फीट से भी अधिक होती है, तब इस बात को अमान्य कर दिया गया। ठीक है, अब आगे और थ्योरी आता है। आगे क्या थ्योरी आता है देखिए, एक और थ्योरी आएगा, इसमें बोलते हैं रूट प्रेशर। वो ऊपर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और यह है रूट प्रेशर थ्योरी। ये जो रूट प्रेशर थ्योरी है जिसको हम लोग मूल दाबवाद कहते हैं। ठीक है, ये जड़ की जीवित पैरेनकाइमेट्स कोशिकाओं में उत्पन्न होता है ऐसा बताया गया है, जिस समय वो फुली टारगेट कंडीशन में जड़ की कोशिकाओं का अपने जब साइटोप्लाज्मा पर जो दाब होता है वो उस दाब को हम लोग मूल दाब या रूट प्रेशर कहेंगे। याद रखना, जब कोशिकाएं पूरी तरह से फूल जाती है तो कोशिकाओं की जड़ की कोशिकाओं में लगने वाले दाब को, उनके जीव द्रव्य में लगने वाले, कोशिका द्रव्य में लगने वाले दाब को मूल दाब कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल दाब के कारण जो बाहर उपस्थित द्रव है वो जाइलम में प्रवेश कर जाता है और केवल तल में कुछ ऊंचाई तक ही पहुंच पाता है। ठीक है, यदि अच्छी तरह से आपने देखे होंगे, अच्छी तरह से सिंचित शाकी पौधों को अगर भूमि सतह से ऊपर काट दें तो उसमें से पानी की बूंदें निकलती हुई आपको दिखाई देगी, जो कि पॉजिटिव रूट प्रेशर को दर्शाता है, जिसके कारण ऐसा समझा जाता है कि इसकी सहायता से पौधों में केवल कुछ ऊंचाई तक पानी ऊपर चढ़ सकता है। मतलब अधिकतम 2 वायुमंडलीय दाब का मूल दाब पाया जाता है, लेकिन पौधों में ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए 15 से 20 फीट तक जल को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। 2 वायुमंडलीय दाब का मूल दाब पाया जाता है वहां पर। कितना? 2 वायुमंडलीय दाब का मूल दाब, लेकिन 15 से 20 फीट तक जल को ऊपर चढ़ा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 400 फीट तक कैसे चढ़ाएं, इसलिए ये बात भी अमान्य कर दिया गया। नेक्स्ट बात होता है जो काफी पावरफुल है, इसको बोलते हैं कोहेशन ऑफ वाटर एंड ट्रांसपीरेशन। काफी लंबा नाम है, ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी ऐसा बोलते हैं, पुल
थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है जिसको जल संसंजनी या संसर्जन एवं वाष्पोत्सर्जी खिंचाव का वाद बोलते हैं। इस वाद को देने का श्रेय जाता है दो महान वैज्ञानिक, दो महान व्यक्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्सन और जाली। आपने छोटी क्लास में पढ़े होंगे, डिक्सन और जाली का मत पढ़े होंगे। ठीक है, तो डिक्सन और जाली का मत, डिक्सन एंड जॉली की थ्योरी 1914 में इन्होंने प्रस्तुत किया था, याद रखेंगे आप लोग। इन्होंने बताया था कि जल के अणुओं की संसंजनी शक्ति, पहला दो कंटेंट इन्होंने बताया था, कोहेशन ऑफ वाटर और दूसरा ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। तो कोहेशन ऑफ वाटर में क्या बताया, जल के जो अणु होते हैं आपने देखे होंगे आपस में एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, और रेत के समान बिखरे तो नहीं होते, आपने देखे होंगे बिखरे रहते हैं क्या, बताइए, नहीं ना, बल्कि वो पानी की बूंद के रूप में रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि प्रत्येक पानी के अणु दूसरे अणु से प्रबल आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। चाहे कितना भी कोशिश कर ले उसको आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते आप, जब तक उसको ज़्यादा टेम्परेचर में बॉईल नहीं करेंगे तब तक। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा जो जल के अणु होते हैं वो जाइलम वाहिनियों से भी अत्यंत दृढ़तापूर्वक चिपके रहते हैं। जो जाइलम की ट्रैकेट्स और वेसल्स है ना, वाहिनियाँ और वाहिका, उससे काफ़ी क्लोजली चिपके रहते हैं। क्लोजली चिपके रहने के कारण उसका कंटिन्यूस जो स्ट्रीम है वो बना रहता है, निरंतर प्रवाह उसमें भरा रहता है। ठीक है, इसमें एक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पानी का जो परस्पर आकर्षण बल है लगभग 350 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, लेकिन ऊंचे पेड़ को जल पहुंचाने हेतु 30 वायुमंडलीय दाब के बल को अनेक वैज्ञानिकों ने पर्याप्त माना है। मतलब इस तरह जल का आकर्षण बल अधिक ऊंचे पेड़ में भी सैप को ऊपर चढ़ाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल से बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब कोहेशन ऑफ वाटर ये मान्य थ्योरी है जो डिक्सन और जाली ने दिया था। दूसरा थ्योरी इन्होंने ही दिया था वाष्पोत्सर्जी खिंचाव। तेजी से जब पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है तो वाष्पोत्सर्जन होने के कारण जो पत्तियों में पानी की हानि हो जाती है, उस कमी को पूरा करने के लिए पत्ती में जो पाई जाती है मेसोफिल पर्णमोद्योतक कहते हैं, जिसको इसके अंदर के ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, मतलब परासरण दाब उसका परासरणीय सांद्रण बढ़ जाता है। परासरणीय सांद्रण बढ़ने के कारण पत्ती के जाइलम पर जल की मांग के लिए तनाव पड़ता है। ठीक है, पत्ती के जाइलम का जल तने से व तने को स्वयं जड़ से जल की आपूर्ति की जाती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि पत्ती का जाइलम जल की मांग को तने से जड़ तक स्थानांतरित कर देता है। मांग को मतलब रिक्वायर्ड है ऐसा वो खबर कर देता है जड़ तक। ठीक है, इसी कारण जड़ अधिक जल का अवशोषण करने लगती है। जल के अणुओं को परस्पर आकर्षण का बल जाइलम वाहिनियों का एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग आसंजी बल कहते हैं, ये मिलकर भारी खिंचाव उत्पन्न करता है और इतना खिंचाव हो जाता है कि आसानी से 100 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। और इतना खिंचाव काफ़ी है क्योंकि 30 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए पौधों में, पेड़ में, मैं पौधा नहीं कह रहा हूँ, पेड़ में ऊपर तक पानी पहुँचाने के लिए। समझ में आया, 10 से 30 वायुमंडलीय दाब आसानी से बड़े बड़े वृक्षों में पानी को ऊपर पत्ती तक पहुँचाने में सक्षम है। यहाँ पर 100 वायुमंडलीय दाब उत्पन्न हो जाता है वाष्पोत्सर्जक खिंचाव के कारण। ठीक है, जिसके कारण पानी जड़ के रोम से अंदर प्रवेश करता है जाइलम तक और जाइलम से जाता है पत्ती तक। ठीक है, ये डिक्सन और जाली का मत सबसे अधिक मान्य है, जिसको बहुत लोगों ने माना है, आज भी ये प्रचलित है, आज भी ये सही साबित होता है। आप भी इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर और सही होगा ये। ठीक है, तो ये था एसेंट ऑफ सैप। पथ के बारे में मैंने बात किया, स्पेशल क्वालिटीज ऑफ जाइलम के बारे में बात किया, वो कॉन्सेप्ट मैंने बताया जिसके माध्यम से एसेंट ऑफ सैप होता है। ठीक है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए, बॉटनी के स्टूडेंट के लिए, और तरह तरह के एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, नीट का, पैट का, CSIR और नेट सेट वगैरह का, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको फिर से मिलने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।